यस। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पार्ट कवर किया, जिसमें हमने कॉस्टिंग से रिलेटेड पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमारा 30 मार्क्स का पोर्शन दैट इज कॉस्ट शीट से रिलेटेड, और उसके बाद आप लोगों का बेसिक्स ऑफ कॉस्ट, ये हमने कवर की। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये आप लोगों ने पहले सीखा हुआ टॉपिक है, बराबर। आप आपके 11th में, सॉरी 12th में, आप लोगों ने जब आपके पेपर दिए होंगे तब भी आपने ये टॉपिक सीखा है, और फिर से एक बार ये टॉपिक आप लोगों को सिलेबस में फिर से एक बार आ रहा है। अभी ये टॉपिक आपको आगे चल के फिर से इंटरमीडिएट में भी आएगा, इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है गाइस। ओके, कौन से एक्ट के तहत? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, बरोबर ना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जब आप लोग कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के साथ डील करते हो, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या? वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट या वन टाइप ऑफ नोट, जैसे जिसमें चेक्स आते हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, और जैसे उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी आएगा। ठीक है, तो वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में दिया हुआ है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिफाइन किया गया है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, और वो क्या कहता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो ये क्या है? सबसे पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये रिटर्न में चाहिए सर हम लोगों को, ओरल नहीं चाहिए। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए क्या है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, विच कंटेन्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स, इंपॉर्टेंट वर्ड, अनकंडीशनल ऑर्डर। ओके, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है सर हमारे लिए, अरे सॉरी, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है हमारे लिए जिसमें क्या है? विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे का मतलब क्या होता है? सामने वाला कोई कंडीशन नहीं रख सकता उसके पीछे। जैसे मैंने आपको सेल किया, ठीक है, तो आप मुझे पे करने के लिए लायबल हो, आप कोई कंडीशन रख सकते हो क्या? नहीं, आप विदाउट एनी कंडीशन मुझे पे करोगे। तो ये क्या बोला है? एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच कंटेन्स अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे एंड विच इज साइन बाय द मेकर। क्या बोल रहे हैं? विच इज साइन बाय द मेकर। ठीक है, मेकर जो है, जिसने वो डॉक्यूमेंट बनाया है, वो डॉक्यूमेंट उसने क्या करना चाहिए? साइन करना चाहिए। और साइन बाय द मेकर विथ सर्टन सम ऑफ मनी। सर ये डॉक्यूमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? कुछ सर्टन सम ऑफ मनी, कि भाई मुझे सामने वाले से इतने पैसे आने हैं, ये वो डॉक्यूमेंट आप लोगों को शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ये डॉक्यूमेंट के लिए कंडीशन हम लोग रखते हैं, ए ने बी को सेल किया है, ठीक है। नाउ बी इज लायबल टू पे अमाउंट टू ए। बी ए को अमाउंट पे करने के लिए लायबल है। अभी ध्यान से समझिए वो क्या बोल रहे हैं? अगर
बी लायबल है पे करने के लिए, तो बी ने अगर पे कर दी अमाउंट तो बात खत्म हो गई। लेकिन अगर बी अमाउंट पे नहीं करेगा ए को, और ए को लग रहा है यार मैंने बेच तो दिया सामने वाले को, अभी पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा डाउट है। तो अगर ऐसा डाउट मन में क्रिएट होता है तो ऐसे डाउट के लिए सामने वाले के ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है। और यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर, एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे। एक विदाउट एनी कंडीशन ऑर्डर आ रही है कि तुमको पे करना ही पड़ेगा, और उसके साथ साथ वो क्या बोल रहा है, वो ऑर्डर किसने साइन करना चाहिए? साइन बाय द मेकर, और उसके बाद विथ सर्टन सम ऑफ मनी। ये अगर इतना सिनारियो क्रिएट होता है तो वहां पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन है। तो एकदम सिंपल भाषा में अगर हम लोग कहें तो फिर से एक बार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये क्या है सर हमारे लिए? एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गवर्न करता है कि भाई सेक्शन 5 में दिया हुआ है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, क्या बोलते हैं कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो विच इज अ रिटन डॉक्यूमेंट which contains an unconditional order to pay and which is signed by the maker and with a certain sum of money। कुछ पैसों के लिए अगर आप लोग वो डॉक्यूमेंट साइन कराते हो तो सामने वाला व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इसी चीजों का आपको पार्ट पूछूं, इधर एलिमेंट्स इन्वॉल्व और एलिमेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर किसी ने पूछा तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है? इट मस्ट बी राइटिंग, इट मस्ट बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइंड बाय द मेकर, बरोबर। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, there should be a certain sum of money, instrument must be dated, और उसके साथ साथ और क्या दिया गया है? इट मस्ट बी साइन बाय मेकर, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन। These all are elements of bills of exchange। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एलिमेंट क्या क्या है? जो आपकी डेफिनेशन में अभी आप लोगों ने देखा ना, ऑल आर एलिमेंट्स, सारे के सारे हमारे एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या है सर? सबसे पहले इट इज, सबसे पहले तो इट मस्ट बी इन राइटिंग, वो ओरली होगा तो चलेगा नहीं। दूसरा अनकंडीशनल ऑर्डर चाहिए सर, उसके बाद साइन बाय द मेकर चाहिए सर, उसके बाद सर्टेन सम ऑफ मनी चाहिए सर, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग चाहिए सर, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी डेटेड चाहिए सर, एंड ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन चाहिए सर। तब जाके आप लोग क्या बोल सकते हो कि दीज ऑल आर एलिमेंट्स। तो अगर इसको ड्रॉ करने की बारी आई तो इसको ड्रॉ कैसे करते हैं सर? आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन मे भी आपने 12th में देखा होगा सर, यहाँ पे होता था एक स्टैम्प, लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। यहाँ पे आती है सर डेट, और यहां नीचे लिखते हैं पे टू मी और माय ऑर्डर सम ऑफ रुपीज। अगर 10,000 अमाउंट है तो एक अंदाजे से अमाउंट ले रहा हूं, अ सम ऑफ रुपीज 10,000, ऐसा यहां पे कुछ तो भी आता था, फॉर द वैल्यू रिसीव, ठीक है। और यहां पे साइन आती थी, यहां पे साइन आती थी, एक ड्रॉवर का साइन, एक ड्रॉवी का साइन, बराबर। ये ऐसा वो डॉक्यूमेंट बनता था, याद आ रहा है आपको? यस। तो ये डॉक्यूमेंट के तहत आप लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कर सकते थे।
तो ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। सामने वाले व्यक्ति के पास अगर ये है तो ये इंस्ट्रूमेंट में उतनी पावर है कि सामने वाले व्यक्ति से हम उतना पैसा ले सकते हैं, राइट। तो बेसिक क्लियर हो गया सर मेरे लिए, एलिमेंट क्लियर हो गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन सेक्शन 5 में दिया हुआ है, एमसीक्यू में आपको पूछाएगा कि भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डेफिनेशन इज अंडर सेक्शन, तो सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में आपको डेफिनेशन दिया गया है कि क्या बोल रहे हैं वो, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, बराबर, साइंड बाय द मेकर, और उसके बाद क्या है, हाँ रिटर्न डॉक्यूमेंट चाहिए, और उसके साथ साथ पे टू सर्टन स्पेसिफिक अमाउंट टू अ सर्टन स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। तो ये आप लोगों के बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड एलिमेंट हुए। अभी सर एलिमेंट पता चल गया, कॉन्सेप्ट पता चल गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं एक बार वो देखते हैं। तो दैट इज पार्टीज इन्वॉल्व इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज? सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्टी है, दैट इज ड्रॉवर। ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल, हु ड्रॉज अ बिल, ऐसा व्यक्ति जो बिल ड्रॉ करेगा, खुद ड्रॉ करेगा, ठीक है। और जनरली ये व्यक्ति कौन होता है, जिसने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बेचा है, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जनरली आता है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड बिल, ट्रेड बिल के अंदर वो ऐसा व्यक्ति होता है जो क्रेडिट पे माल बेचता है, वही बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली ट्रेड बिल के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। दूसरा होता है ड्रॉवी, मीन्स अ पर्सन हु accepts the bill or on whom the bill is drawn। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है, यस, तो यही उन्होंने बताया है सर हमारे लिए, ड्रॉवर और ड्रॉवी। जो व्यक्ति बिल को एक्सेप्ट करेगा वो, या फिर जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ है वो। तीसरा पेई, पेई मतलब कौन, हु receives the amount of bill। पेई मतलब कौन सर, पेई मतलब ऐसा व्यक्ति जो बिल की अमाउंट रिसीव करेगा। ऐसे कौन है सर जो बिल की अमाउंट रिसीव करते हैं? जनरली ड्रॉवर अगर बिल ड्रॉ करता है तो अमाउंट भी ड्रॉवर ही लेता है, तो मैक्सिमम केसेस में आपको ड्रॉवर नजर आएगा। लेकिन सर कभी कभार ड्रॉवर ये बिल किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है, तो वो व्यक्ति लायबल है पैसा लेने के लिए कि भाई मुझे चाहिए, मेरा है वो पैसा। तो पेई चेंज होते जाते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं पेई के लिए मार्क अगर कर दूं तो पेई में भी ड्रॉवर, पेई में भी बैंक, पेई में भी एंडोर्सी। ओके, अभी ये क्या है ये आगे चल के अपन करेंगे ही। एंडोर्सर, एंडोर्सर या टू एंडोर्स मींस टू ट्रांसफर, ठीक है। एंडोर्सर मतलब कौन होता है सर? एंडोर्सर मतलब ऐसा व्यक्ति जो हु ट्रांसफर्स द बिल, और हु ट्रांसफर्स और एंडोर्स द बिल। जो किसी व्यक्ति के लिए बिल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, एंडोर्स करेगा, सेंड करेगा, वो व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एंडोर्सर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ए नामक व्यक्ति के बी को सेल किया था, अभी बी ए को पैसे देने के लिए लायबल है, और ए को सी नाम के व्यक्ति को भी पैसे देने हैं। तो ए क्या करता है, सिंपली ए बोलता है मेरे को बी से आना है और सी को देना है, तो एक काम करो बी तू ही सी को पैसे दे दे।
और ए क्या करेगा, वो बिल लेगा और वो सी को दे देगा, और वो सी वो बिल बी को दिखा के पैसे ले लेगा। मतलब क्या होगा, ए को एक व्यक्ति से आना है, दूसरे व्यक्ति को देना है, तो सिंपली वो क्या करेगा, दोनों को मिला देगा और तू पैसे दे दे, तू पैसे ले ले, बात खत्म हो गई। बरोबर, ये काम किसका है, एक। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एंडोर्सर, जो बिल एंडोर्स करता है, ट्रांसफर करता है। दूसरा कौन है, एंडोर्सी। एंडोर्सी मतलब ऐसा व्यक्ति हु ऑन होम, ऐसा लिखो, ऑन होम द बिल इज एंडोर्स, ऑन होम द बिल इज एंडोर्स। जिसके ऊपर बिल एंडोर्स हुआ है या जिसे बिल एंडोर्स हुआ है, जिसे बिल ट्रांसफर हुआ है, वो व्यक्ति कौन होता है सर, एंडोर्सी। ओके। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट, दैट इज बियरर। बियरर मतलब ऐसा व्यक्ति हु हैव द पोजेशन ऑफ बिल। जिसके पास बिल का पोजेशन है ना सर, उस व्यक्ति को बोला जाता है बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल का पोजेशन है, तो वो उसको बोला जाएगा हमारे लिए, दैट इज बियरर ऑफ द बिल। तो पूरा सिनारियो अगर फिर से एक बार मैं बोलूं, ड्रॉवर, ड्रॉवर मीन्स अ पर्सन जो बिल ड्रॉ करता है। ड्रॉवी मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर बिल ड्रॉ होता है। पेई मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे बिल की अमाउंट मिलती है। एंडोर्सर मतलब जो बिल ट्रांसफर करता है। एंडोर्सी मतलब जिसे बिल ट्रांसफर होता है। एंड बियरर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास बिल का पोजेशन है। समझ में आ रहा है, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा 100%, तो आप लोगों को समझना चाहिए। These all are parties which are involved in bills of exchange. Are we clear? Yes, everyone. सर नेक्स्ट पार्ट में अगर हम लोग देखें, पार्टीज हो गए, जैसा मैंने आपको बताया देर आर एन नंबर ऑफ बिल्स, तो उसमें टाइप्स ऑफ बिल आता है। मुझे जो जो याद आ रहे हैं मैं आपको बताते चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पास आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल मतलब कौन सा, जहां पे कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है सर, ऐसे बिल को बोला जाता है ट्रेड बिल। मतलब मैंने कोई प्रोडक्ट सामने वाले व्यक्ति को सेल किया और सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया, उसके ऊपर बिल भी एक्सेप्ट किया। मतलब मैंने उसको सेल किया तो वो व्यक्ति मेरे लिए पैसे देने के लिए लायबल है। मुझे डर लग रहा है कि वो व्यक्ति पैसा देगा कि नहीं, तो मैं उससे एक बिल साइन करा के लेता हूं कि भाई मेरे को साइन करा के दे दे, मेरे को भी तसल्ली, तेरे को भी तसल्ली, बात खत्म। राइट। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आएगी कि आप लोगों को समझना है कि भाई ट्रेड बिल मतलब क्या, जहां पे एक कोई ना कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही। ओके, ये ट्रेड। व्हेन देयर इज ट्रेड एक्टिविटी इन्वॉल्व, जब वहां पे कोई ट्रेड एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। दूसरा, इनलैंड बिल। इनलैंड बिल जो इंडिया के अंतर्गत सारी चीजें चलती है ना सर, उस टाइप के बिल को कहा जाता है इनलैंड बिल। ठीक है। और इसी का दूसरा भाई फॉरेन बिल। ऐसा बिल जो इंडिया के बाहर जाके आप लोग ड्रॉ करते हो, इन बिटवीन इंडिया, इन बिटवीन कंट्री ऐसा बोलते हैं, और इसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, इनलैंड और फॉरेन। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल का मतलब क्या होता है एवरीवन,
ऐसा बिल जो डॉक्यूमेंट के तहत सामने वाले के ऊपर आता है, मतलब वो बिल के तहत जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। ऐसे बिल को क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्री बिल। ओके, उसके बाद क्लीन बिल, इसी का दूसरा भाई क्लीन बिल। डॉक्यूमेंट्री मतलब विथ डॉक्यूमेंट्स, बिल इज ड्रॉन। क्लीन बिल मतलब नो डॉक्यूमेंट्स इज देयर। बोलो भाई, जहां पे डॉक्यूमेंट है वहां पे बोलेंगे, जहां पे डॉक्यूमेंट नहीं है वहां पे उसको क्या कहेंगे? क्लीन बिल। डॉक्यूमेंट्री और क्लीन। उसके बाद सर एक है डिमांड बिल। डिमांड बिल का मतलब क्या होता है? ऐसा बिल जब सामने वाला व्यक्ति डिमांड करेगा ना, तुरंत आप लोगों को पे ऑफ करना है। मतलब मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया और वो डिमांड बिल है, उसके लिए ऐसा कोई टेन्योर, ऐसा कोई ड्यूरेशन कुछ नहीं होता। वो क्या बोलेंगे? जिस दिन डिमांड किया, जिस टाइम डिमांड किया, उस टाइम आपको देना पड़ेगा। तो ड्रॉ करके 1 घंटे बाद भी डिमांड कर सकते हैं तो भी देना पड़ेगा। 1 साल तक भी डिमांड नहीं करेंगे, 1 साल के बाद डिमांड करेंगे तो भी देना पड़ेगा। जब कभी भी वो डिमांड करेगा आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। दैट इज डिमांड बिल। व्हेन इट इज डिमांडेड, अमाउंट शुड बी पेड। और उसके बाद आता है एकोमोडेशन बिल। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट है। अकोमोडेशन बिल का मतलब होता है गाइस, ऐसा बिल जो आप लोगों को कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी करके नहीं आता है। ये एक ऐसा बिल है जहां पे क्या होता है, दो लोग मिलके एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं। देयर इज नो एक्टिविटी इन्वॉल्व। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं, कोई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी नहीं है। बट वो एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जाली फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और एक बैंक को फंसा के पैसा ले लेते हैं। वो पैसा लेने के बाद वो पैसा बांट देते हैं, मैच्योरिटी डेट पे वो पैसा जमा करके बैंक में जमा कर देते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्री या ऐसे बिल्स को बोला जाता है अकोमोडेशन बिल। जनरली इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अकोमोडेशन बिल मतलब यहां पे फ्रॉड ही हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? बैंक को फंसा रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, मैच्योरिटी डेट पे अगर सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं दे पाया तो बैंक चेंज, ड्रॉवर ड्रॉवी चेंज। जो ड्रॉवर था वो ड्रॉवी बन जाएगा, जो ड्रॉवी था वो ड्रॉवर बन जाएगा। दूसरे बैंक के साथ बिल डिस्काउंट कराएंगे, फिर से पैसा लेंगे और ये खेलते ही रहेंगे, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा टाइप खेलते रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बिल्स को कहते हैं अकोमोडेशन बिल। एंड दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ बिल्स। तो अगर टाइप्स ऑफ बिल में हम लोग देखें, जरा ध्यान से देखिए, एक एक। सबसे पहले ट्रेड, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद हमने देखा इनलैंड, जो इंडिया के अंतर्गत है। फॉरेन, जो इंडिया के बाहर है। डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट के साथ है। क्लीन, जो डॉक्यूमेंट के बिना है। उसके बाद डिमांड, जब आप लोगों को डिमांड करेंगे तो देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है अकोमोडेशन, जो आप लोगों को सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है, सिलेबस में फाउंडेशन के नहीं है। हाँ, इंटरमीडिएट में जब आप लोग जाओगे तो इंटरमीडिएट में इसके ऊपर 7 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल के टाइप समझ में आ रहे हैं? यस। तो आगे बढ़ रहा हूं, ये हुए टाइप्स ऑफ बिल। अभी सर कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज ड्यू डेट ऑफ बिल। बिल का ड्यू डेट निकालना। ध्यान से देखिए, ड्यू डेट ऑफ बिल।
तो जब कभी भी ड्यू डेट के बारे में बात चलेगी सर, तो ड्यू डेट के बारे में हमें एक चीज समझनी है कि सबसे पहले चेक करना है दो चीजें। आप लोगों ने बिल ऑन डेट है या फिर बिल ऑन साइट है, ये आपको समझना है। ऑन डेट एंड ऑन साइट, ये चीज समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया है। बी ने एक्सेप्ट करके ए को दे दिया। बिल की वैल्यू थी 10,000 रुपए। बिल का टेन्योर है 3 महीना। ठीक है। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ड्रॉ की डेट है 1 जनवरी 2025। बी ने एक्सेप्ट किया 4 जनवरी 2025। वॉट इज ड्यू डेट? तो पहला सवाल आप लोगों का है कि सर ड्यू डेट क्या है। तो ड्यू डेट जानने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, आई हैव टू चेक कि बिल ऑन डेट है या ऑन साइट है। ये क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि ये ऑन डेट है या ऑन साइट है। नहीं मेंशन होगा तो इट इज ऑलवेज अज्यूम कि वो ऑन डेट ही है, ऑलवेज अज्यूम। लेकिन अगर नहीं क्वेश्चन में दिया है तो ऑन डेट भी हो सकता है या ऑन साइट भी हो सकता है। अब ये समझिए ऑन डेट का मतलब क्या होता है। ऑन डेट का मतलब होता है जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ, ध्यान से समझिएगा, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उसी दिन से आगे आपको टेन्योर को गिनना है। टेन्योर कब से गिनेंगे, जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ। तो बिल ऑन डेट के टाइम अगर हम लोग देखें तो टेन्योर गिनेंगे 1 जनवरी 2025। क्या इसी डेट पे बिल ड्रॉ हुआ? यस। और यहां से लेके आगे कितना महीना, 3 महीना। तो जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 2 महीना, मार्च से अप्रैल 3 महीना। तो 1 अप्रैल 2025, दिस इज माय ड्यू डेट। गेटिंग अ फेयर आइडिया? ये हुआ ऑन डेट। अभी यही चीज अगर ऑन साइट होती, ऑन साइट का मतलब देखना, खुली आंखों से देखना। अभी आप ड्रॉवर हो, आपने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ भी बोलेगा मैं बिना देखे एक्सेप्ट कैसे करूं। तुम्हारे ऊपर मेरा भरोसा है, नो डाउट, लेकिन मैं पैसों के मामले में डायरेक्टली किसी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता। तो ऐसे टाइम पे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे रखूं? मैं जब तक मेरी आंखों से नहीं देखता, मेरी तसल्ली जब तक नहीं होती ना, तब तक मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है, 1 तारीख को बिल ड्रॉ हुआ, 4 तारीख के पास इसके पास बिल आया, उसने बिल देखा, सारी चीजें बरोबर है क्या? हाँ सारी चीजें बरोबर है। अगर सारी चीजें बरोबर है तो चलो एक्सेप्ट करो। तो उसने एक्सेप्ट कब किया? 4 जनवरी 2025। तो आपको टेन्योर भी गिनना कहां से शुरू करना है, 4 जनवरी 2025 से। तो ये 4 अप्रैल 2025 आ जाएगा। ये है आपकी ड्यू डेट। बट सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि जब कभी भी आप लोग ड्यू डेट फाइंड करो तो उस ड्यू डेट में आपने क्या करना है, 3 डेज एज अ ग्रेस पीरियड ऐड करना है। सर 3 ही क्यों, 2 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? 3 ही दिन लेने के पीछे क्या लॉजिक? सर 3 दिन लेने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये हमें एक्ट में दिया हुआ है। एक्ट कहता है कि भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप लोग क्या करो, 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करो। और इसीलिए हम भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर रहे हैं। तो यहां पे 1 अप्रैल वालों का ड्यू डेट क्या हो जाएगा गाइस, 3 दिन ऐड करेंगे तो 4/4/2025, दिस इज माय ड्यू डेट।
और 4/4 वालों का ड्यू डेट क्या हो जाएगा? 7/4/2025। अरे बोलो ना भाई, आर वी क्लियर? ये है ड्यू डेट का पूरा कार्यक्रम। बट सर कभी कभार ये जो खेल है ना ग्रेस डेज का, ये ग्रेस पीरियड कहां ऐड नहीं होते? व्हेन द बिल इज डिमांड बिल। व्हेन द बिल इज डिमांड बिल, in case of demand bill, no grace period is allowed। ग्रेस डेज ऐड करेंगे क्या? नहीं, हम लोग कोई भी प्रकार का ग्रेस डेज ऐड नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कब? जब डिमांड बिल होगा। डिमांड बिल में जाहिर सी बात है ना, डिमांड बिल में कैसे ऐड होगा? मैंने आपको पैसे मांगे, चलो मेरे पैसे दे दो, आप बोलेंगे हाँ चलो अभी यहां से आगे 3 दिन ग्रेस डेज दो, फिर हम दे देंगे। फिर वो डिमांड बिल कैसे हुआ? डिमांड मतलब क्या है? तुरंत डिमांड किया तो मेरे को चाहिए, आप उसके बाद अगर ग्रेस पीरियड ऐड करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए डिमांड बिल में ग्रेस पीरियड नहीं होता। आपको एमसीक्यू आएगा, इन विच टाइप ऑफ बिल ग्रेस पीरियड इज नॉट एडेड, तो आपके दिमाग में आना चाहिए डिमांड बिल। आर वी क्लियर? कभी कभार ड्यू डेट जो है, जब आप लोगों ने बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट करके ड्यू डेट जो है वो नेशनल हॉलीडे आ गई। नेशनल हॉलीडे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती वगैरह वगैरह। अगर नेशनल हॉलीडे आता है तो आप लोग क्या करेंगे? वो बिल मैच्योर करेंगे प्रीसीडिंग डे पे। प्रीसीडिंग डे पे मतलब 26 जनवरी आएगा तो ड्यू डेट क्या होगा? 25 जनवरी। 15 अगस्त आएगा तो ड्यू डेट क्या होगा? 14 अगस्त। 2 अक्टूबर आएगा गांधी जयंती तो 1 अक्टूबर। समझ रहे हो? यस। पब्लिक हॉलीडे आया, उसके बाद क्या होता है? एक और भी होता है ना, क्या होता है एक और? नेशनल हॉलीडे। और एक क्या होता है? इमरजेंसी हॉलीडे। और एक होता है ना, नेशनल हॉलीडे को छोड़ के और एक कुछ तो भी होता है। नेशनल हॉलीडे को छोड़ के एक इमरजेंसी हॉलीडे होता है सर। इमरजेंसी हॉलीडे मतलब क्या होता है? यस एनीवन? इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है, आप मेरे को बता सकते हो क्या? जैसे कोविड आया था, कोविड आया था, ये क्या है हमारे लिए? इमरजेंसी आई थी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने बताया कि भाई कल से अभी अपन लॉकडाउन में हैं, और अगर उस दिन आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा बिल का, तो आप उस दिन को बिल को मैच्योर नहीं कर पाएंगे। तो आप मैच्योर कब कर पाएंगे? जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन। जैसे लॉकडाउन खत्म हुआ 1 साल बाद, तो 1 साल तक वो बिल आप लोग मैच्योर नहीं कर सकते। 1 साल के बाद जब लॉकडाउन खुला उसके अगले ही दिन यू कैन मैच्योर द बिल। ठीक है? इमरजेंसी अगर है तो 1 डे आफ्टर द इमरजेंसी, 1 डे आफ्टर द इमरजेंसी, जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? बिल को मैच्योर कर देंगे सर। बरोबर है क्या? बताइए भाई। यस। नेशनल हॉलीडे हो गया, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, उसके बाद क्या है? गिवन पीरियड ग्रेस डेज वाला ही था, ये भी हो गया। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट। बताओ भाई, आर वी क्लियर एवरीवन? हाँ, अभी इनका सवाल है कि भाई सर 15 अगस्त को आप लोगों का ड्यू डेट आ रहा है और 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे, तो हम 14 अगस्त को कर लेंगे। और 14 अगस्त अगर संडे है तो क्या होगा?
तो सैटरडे को आप लोगों को वो बिल को मैच्योर करना है, उसके एक दिन पहले। ठीक है, कब होगा ऐसा? जब 15 अगस्त मंडे को आ रही है समझो, तो आप 14 अगस्त को बिल मैच्योर करोगे। 14 अगस्त इज अ संडे, पब्लिक हॉलीडे, तो पब्लिक हॉलीडे के एक दिन पहले आप लोगों को वो चीज करनी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस। तो ये है पूरा कार्यक्रम ड्यू डेट के बारे में। आर वी क्लियर? यस सर। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज। अभी ये जर्नल एंट्रीज मैं आप लोगों को 4 पार्ट में कराना चाहता हूं। ठीक है, 4 पार्ट में ये जर्नल एंट्रीज हम करेंगे, सिनारियो समझ समझ के। ठीक है, ध्यान से। पहला सिनारियो, बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर। क्या बोल रहे हैं? बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर। ड्रॉवर ने बिल रिटेन कर दिया है सर। इसका मतलब क्या है? यहां देखो, एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया। बिल की वैल्यू थी 10,000 रुपए, बिल का टेन्योर था 3 महीना। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ए कौन? ड्रॉवर। बी कौन? ड्रॉवी। बरोबर। बी ने बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया, और ए ने क्या किया मालूम है? बिल को, ए ने बिल को लेके अलमारी में रख दिया। 3 महीना बीत गया, 3 महीने बाद तुरंत बी के पास गया, बी ने पैसे दिए, बिल कैंसिल हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर एंड बिल इज ऑनर। सर बिल क्या हो रहा है? ऑनर हो रहा है। ऑनर हो रहा है मतलब मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है। ठीक है, अभी ड्रॉवर के बुक्स में अगर मैं एंट्री पास करूं, ध्यान से देखिए, इन द बुक्स ऑफ ए, सबसे पहला एंट्री क्या होगा सर? पहले बिल ड्रॉ होगा, यस और नो? सबसे पहले जब बिल ड्रॉ होगा तो उसका एंट्री क्या होगा सर? तो बिल ड्रॉ होता है, तो ड्रॉवर के लिए वो बिल का पैसा क्या है? रिसीवेबल। तो रिसीवेबल है, इसीलिए वो एंट्री क्या पास करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि वो एसेट है, और एसेट शोज डेबिट बैलेंस। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू, बिल का पैसा किससे आना है सर? बिल का पैसा बी से आना है। बी अपना कौन? ड्रॉवी। तो टू बीज अकाउंट, ये आपका पहला एंट्री है। ठीक है, ये बिल ड्रॉ हुआ सामने वाले के ऊपर, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद सर 3 महीना बिल, जो हमारा ड्रॉवर भाई था ए, उसने क्या किया? अलमारी में रखा, और अलमारी में रखने के बाद 3 महीने बाद वो बिल को लेके बी के पास गया, बी ने उसके बदले में पैसे दे दिए, मतलब बिल इज बीइंग ऑनर्ड। बिल ऑनर हो गया सर, पैसा मिल गया। तो कैन आई से, जब पैसा मिलेगा तो दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। बरोबर। टू, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है ना, तो दूसरा क्रेडिट क्या होगा? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है ना सर। ये बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बात खत्म हो गई सर। बिल ऑनर हो गया, पैसे आ गए, बात खत्म। ये किसके बुक्स में हुआ? ए के। अभी यही चीज अगर मैं बी के बुक्स में बनाना चाहूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी मैं बी के बुक्स में बनाना चाह रहा हूं, तो बी के बुक्स में जब बनाएंगे, यह देखो, इन द बुक्स ऑफ बी। सर अभी बी के बुक्स में जब एंट्री होगी, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बी कौन है? बी है ड्रॉवी।
ड्रॉवी को बिल पेएबल है कि रिसीवेबल है? पेएबल है सर। तो बिल्स पेएबल मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी है सर। एंड लायबिलिटी विच अकाउंट शोज? क्रेडिट बैलेंस शो करता है सर। तो बिल्स पेएबल होएगा क्रेडिट। मुझे पैसा देना किसे है? मुझे पैसा देना है ड्रॉवर को। ड्रॉवर कौन? ए। तो मेरी पहली एंट्री हो जाएगी एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर मैच्योरिटी डेट पे बिल ऑनर हो गया, मतलब ये बिल्स पेएबल के तहत पैसा दिया गया, तो इनकी एक लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम हो रही है तो कौन से साइड से कम होगी? डेबिट साइड से। तो कहना ही से मैं ऐसा बोलूंगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बताओ भाई, एक लायबिलिटी कम हुई और उसके साथ साथ कैश भी कम हुआ क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया। पूरा सिनारियो क्लियर हुआ क्या? बताइए एवरीवन। सिनारियो शुड बी क्लियर। सबको सिनारियो क्लियर हुआ क्या? यस। तो पहला सिनारियो था क्या सर? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड एंड बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉवर। पूरा टाइम तक बिल किसके पास था? ड्रॉवर के पास था। और मैच्योरिटी पे बिल क्या हो गया? मैच्योरिटी पे बिल हो गया ऑनर। अभी जाते हैं सर दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा कॉन्सेप्ट, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अभी हो क्या रहा है मालूम है सर? ये जो दूसरा सिनारियो है उसमें क्या हो रहा है? बिल इज डिस्काउंटेड विथ बैंक। मतलब क्या सर? सिनारियो समझिए। ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके बिल इसको दिया। बिल की वैल्यू थी 10,000 रुपए, बिल का टेन्योर था 3 महीना। ओके। बिल इसके पास आने के बाद अभी ए को पैसों की जरूरत पड़ी। ए को पैसों की जरूरत पड़ी। अभी बी के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि मुंह उठा के अपन बिल ड्रॉ करके आए हैं कि 3 महीने बाद पैसा लेने आएंगे। उसके पहले जाएंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो ऐसे सिनारियो पे ए क्या करेगा? बिल लेके जाएगा कहां? बैंक के पास। बैंक को बोलेगा हे बैंक, मेरे को पैसे आज चाहिए लेकिन मेरे पास 3 महीने बाद का बिल है, तो तुम मुझे आज पैसे दे दो, आप 3 महीने बाद ले लो। बैंक बोलेगी यस हम बिल्कुल ले लेंगे, लेकिन आप जितना पैसा मांग रहे हो उतना तो नहीं देंगे, उससे थोड़ा कम देंगे। तो हमको पैसों की जरूरत थी, हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने बोला ओके चलेगा। तो 10,000 के बिल के बदले में 9,500 हमने एक्सेप्ट कर लिया। बैंक बोली 500 रुपए हमारा कमीशन, हम नहीं देंगे। ठीक है। मैच्योरिटी डेट पे बी बोलेगा मेरे को इसको पैसा देना है। ए बोलेगा नहीं नहीं तू जा, बैंक मैंने बिल बैंक को दिया है, तू जाके बैंक में पैसे भरा। तो बी इसको पैसा ना देते हुए बैंक को पैसा देगा। बी कितने पैसे देगा? 10,000। ए ने बैंक को बिल दिया, बैंक ने भी ए को कितने दिए? 9,500। 500 रुपए का इनकम किसका? बैंक का। समझ रहे हो बात को? सिनारियो इस प्रकार है। और इसी प्रकार के सिनारियो का अगर मैं एंट्री पास करूं तो पहला बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। देखो रे, उसके बाद उसने क्या किया? ये बिल लेके बैंक के पास गया। अभी ये ड्रॉवर के बुक्स में ही एंट्री पॉसिबल है क्योंकि वो ट्रांजैक्शन किसके किसके इन बिटवीन है? बैंक और ए, इनके इन बिटवीन है। तो ए के ही बुक्स में ये एंट्री आएगी, बी के बुक्स में ये एंट्री नहीं आएगी। ओके। तो उसने बैंक के पास से पैसे लिए 9,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,500। सर बैंक के साथ डिस्काउंट किया, हमारा लॉस हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 500 टू बिल्स रिसीवेबल 10,000। बोलो है ना?
बिल्स रिसीवेबल के अगेंस्ट आपने क्या किया है, पैसे ले लिए। अभी मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हो गया। मैच्योरिटी पे बिल किसके पास है, बैंक के पास। हम तो हमारे बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, ए के बुक्स में, तो कोई ऑनर की एंट्री अपने बुक्स में आएगी क्या, नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को, ऑनर की एंट्री क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पैसे ले लिए ना उनसे, 9,500 रुपए आई हैव ऑलरेडी टेकन। तो मैच्योरिटी पे मेरे को थोड़ी पैसे आएंगे, वो तो पैसे किसे मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे, बरोबर। तो हमें तो नहीं आएंगे सर, इसीलिए मैच्योरिटी की एंट्री इसमें नहीं आएगी। और कहना ही से ड्रॉवी के ये दो जो एंट्री है वो एज इट इज सेम है, बरोबर है क्या सांगा, यस। ड्रॉवी के बुक्स में सर ड्रॉवी बिल ड्रॉ करेगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल का पेमेंट हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, सेम एंट्री हो जाएगी। बताओ भाई एवरीवन, ये हुआ दूसरा सिनारियो। तीसरे सिनारियो के लिए जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीसरा सिनारियो हमारे लिए क्या कर रहा है सर, बिल इज एंडोर्स टू क्रेडिटर। आप बिल को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो क्रेडिटर को, क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं, वो मुझे रोज पैसे मांग रहा है। तो मुझे अगर पैसे देने हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं, लेकिन तू ये बिल रख, इसके अगेंस्ट तेरे को पैसे जरूर मिल जाएंगे, बरोबर। तो सिनारियो कुछ इस तरह है, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, बिल की वैल्यू थी 10,000 और अमाउंट अपना टेन्योर है 3 महीना, ठीक है। ए ने बी बिल ट्रांसफर किया किसे, सी को। सी कौन है अपना, एंडोर्सी। ए कौन अपना, ड्रॉवर और एंडोर्सर। बी कौन, ड्रॉवी। प्लीज बोलो रे, यस आर वी क्लियर। तो सर ऐसा हुआ, अभी मेरे को इस प्रकार से अगर एंट्री पास करनी है तो पहला एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है, बोलो रे। उसके बाद उसने क्या किया, बिल को एंडोर्स किया, किसे, सी को। हु इज द रिसीवर ऑफ द बिल, सी इज द रिसीवर ऑफ द बिल, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, सीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अगेन मैच्योरिटी पे बिल मेरे पास है क्या, नहीं। मैच्योरिटी पे बिल अगर मेरे पास होता तो मैं मेरे बुक्स में एंट्री पास करता, बिल मेरे पास है ही नहीं, तो क्या मेरे बुक्स में एंट्री आएगी, नहीं। सर ये दो एंट्री हमारे लिए यहां बन गए, और उसके साथ साथ कहना से यहाँ पे भी सेम एज पर सेकेंड कंडीशन। बताओ भाई, आर वी क्लियर, यस। तो पहले कंडीशन में बिल रिटेन हुआ, दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ बैंक के साथ, तीसरे कंडीशन में एंडोर्स हुआ। अभी चौथे कंडीशन में, सर चौथा कंडीशन समझिए जरा था, यस। कंडीशन नंबर 4 सर क्या है, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन मतलब क्या है मालूम है, मैंने मेरे बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये है बैंक, आपने क्या करना है, मेरे बिहाफ पे जाना है और बिल वो कलेक्ट करना है। बैंक बोलेगी ओके हम चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम कुछ चार्जेस वगैरह लेंगे, और उस चार्जेस को क्या बोलते हैं हमारे लिए, कौन से चार्जेस, बैंक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, ऐसे चार्जेस का नाम आपके सामने आएगा, ठीक है। तो अभी सिनारियो लिखते हैं सर,
ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने एक्सेप्ट करके ए को दिया, ए ने बिल दिया बैंक को फॉर कलेक्शन। बरोबर। अभी पहला एंट्री क्या होगा? सेम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट ड्रॉवी। उसके बाद बिल भेजा बैंक को कलेक्शन के लिए, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बोलो आए ना। उसके बाद सर मैच्योरिटी पे बिल ऑनर हो गया और बिल का पैसा बैंक ने कलेक्ट किया, खुद के चार्जेस माइनस करके बचा हुआ पैसा बैंक आपके अकाउंट में डालेगा कि नहीं डालेगा? यस। तो आपके अकाउंट में पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। बरोबर ना? पैसा आ रहा है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्लियरिंग चार्जेस। जो आप लोगों ने बैंक को बोला था कि भाई यहाँ पूरा पैसा, बैंक ने भी बोला था पूरा पैसा नहीं देंगे, हम क्या करेंगे? पार्ट पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्लियरिंग चार्जेस आप लोगों का डेबिट होगा टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बताओ भाई, पूरा सिनारियो क्लियर हुआ क्या? बताओ, आर वी क्लियर? सारे जर्नल एंट्रीज, अभी मैंने ऐसे जर्नल एंट्रीज बताए हैं जिसमें क्या हो रहा है गाइस, उसमें वो बोल रहे हैं कि ऑल बिल्स, कोई भी कंडीशन हो, ऑनर हो रहा है, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑनर। ठीक है, अभी डिसऑनर हो रहा है तो क्या करेंगे देखो आगे। एंट्री फॉर डिसऑनर, सर अभी डिसऑनर के लिए भी चार अलग अलग सिचुएशन। पहला, रिटेन बिल डिसऑनर, रिटेन बिल डिसऑनर हुआ है सर। दूसरा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। तीसरा, एंडोर्स बिल डिसऑनर। और चौथा, जो बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था वो डिसऑनर हो। बरोबर। तो सर इन चारों केसेस में अगर मैं आपको एंट्री बताऊं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, तो कोई भी चार कंडीशन हो, अगर ड्रॉवर के बुक्स में आप एंट्री करोगे और बिल डिसऑनर हुआ तो आपको कोई भी सिनारियो में ड्रॉवी को ही डेबिट करना है। सिनारियो कोई भी रहो, डेबिट कौन होगा? ड्रॉवी ही होगा। किसके बुक्स में? ड्रॉवर के बुक्स में। तो एंट्री देखो सर, पहले केस में आपने पहले केस में बिल ड्रॉ किया था तो एंट्री क्या पास की? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी। अभी वो पैसा नहीं दे रहा तो कहने से एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स हो जाएगी तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कोई भी सिनारियो हो, ड्रॉवी ही हमेशा क्या होगा? डेबिट होगा। डिस्काउंटेड
ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिकॉज बिल किसके पास था? बैंक के पास। तीसरे सिनारियो में सर एंडोर्स बिल है, बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। और चौथे केस में ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। बताओ, ड्रॉवर के बुक्स में हमेशा 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 आपके सामने कौन डेबिट होगा? कोई भी सिनारियो देखिए, ड्रॉवी ही आपका डेबिट होगा। ठीक है। और इन केस ऑफ ड्रॉवी अगर हमें एंट्री करनी है, ये ड्रॉवर के एंट्रीज हुए, बिल डिसऑनर हुआ, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी क्या एंट्री होगी? अरे अरे ये लिखा हुआ चला गया, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से लिख दूंगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर वाले एंट्री का फिर से एक बार लिखना पड़ेगा, क्या हुआ था क्या मालूम? हाँ, सबसे पहले डिसऑनर ऑफ बिल, तो उसमें चार कंडीशन मैंने आपको बोली थी, प्रैक्टिस हो जाएगा अपना फिर से एक बार। रिटेन बिल डिसऑनर एंट्री। सर रिटेन बिल अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सर दूसरा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तीसरा, एंडोर्स बिल डिसऑनर, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी। चौथा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन डिसऑनर एंट्री, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये सारे एंट्री किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में थे सर? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बोलो आया ना? यस। अभी अगर मैं आपको बोलूं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ये ऐसा है, ये सिनारियो है, तो ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री कैसा होगा सर? ड्रॉवी के बुक्स में अगर बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है, क्या एंट्री होता है? एनीवन, कोई मुझे बता पाएगा? यस बता सकते हो, बोलो। ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। यस, एनीवन? अगर ड्रॉवी के बुक्स में डिसऑनर होगा, एंट्री सेम रहेंगी बोल रहे हैं, बरोबर है क्या?
एंट्री सेम रहेगी बोल रहे हैं, बरोबर है कि गलत है? फिर एंट्री क्या आएगी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी? एंट्री क्या रहेगी? डिसऑनर के केस में बात चल रही है सर, अगर बिल डिसऑनर हुआ यस एनीवन डिसऑनर। सबसे पहले तो सिचुएशन बताइए, डिसऑनर अगर होता है ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या होगी? रेगुलर बिल अगर डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है? सर सिंपल एंट्री है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। देखिए अगेन मैच्योरिटी पे पहला एंट्री क्या होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है हमारे लिए, ठीक है? आप रेगुलर केस में ड्रॉवी को डेबिट कर रहे हो, आपने जब ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री पास की थी तो आपने एंट्री क्या पास किया था? ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अभी उसी का रिवर्स एंट्री हो जाएगा ना, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। और इसके साथ है ना एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। व्हेन वी टॉक अबाउट नोटिंग चार्जेस ना, नोटिंग चार्जेस के केस में क्या होता है सर? नोटिंग चार्जेस आर ऑलवेज पेड बाय द ड्रॉवी। नोटिंग चार्जेस होता क्या है बाय द वे? नोटिंग चार्जेस मतलब क्या है सर? अगर मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉवी पैसे नहीं दे पाया तो वो बिल को हमें कैंसिल करना है। और ये कैंसिल करना मतलब ऐसे डायरेक्टली काट नहीं मार सकते सर, वहां पे आप लोगों को कोर्ट में जाके नोटरी पब्लिक के सामने उनसे वो कैंसिल कराना पड़ता है कि भाई हाँ ये बिल है और ये बिल हमें कैंसिल करना है, ठीक है? तो ये कैंसलेशन के लिए नोटरी पब्लिक कुछ चार्जेस लेगी, दैट चार्जेस आर कॉल्ड नोटरी चार्जेस। इट इज ऑलवेज पेड बाय ड्रॉवी, ड्रॉवी पे करेगा, ठीक है? बट इट इज ऑलवेज बर्न बाय द होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास वो बिल है। जैसे फॉर एग्जांपल रिटेन बिल, यहां पे बिल किसके पास है? ड्रॉवर के पास। तो ड्रॉवर क्या करेगा? नोटिंग चार्जेस पहले पे कर देगा, लेकिन वो वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से। सर यहां पे ये केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। तो वो बैंक नोटिंग चार्जेस पे कर देगा, वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से। आगे सर एंडोर्सर, यहां पे बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास। तो एंडोर्सी विल पे नोटिंग चार्जेस, लेकिन वो वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से। और यहां पे अगेन बैंक फॉर कलेक्शन, वसूलेगा किससे? ड्रॉवी से। समझ में आ रहा है? तो सर डिस ऑनर की एंट्री ड्रॉवी के बुक्स में अगर हम लोग देखें, ये ड्रॉवर का बुक्स हो गया, ये हो गई ड्रॉवी की एंट्री, मेन एंट्री। और इसके साथ साथ नोटिंग चार्जेस अगर जोड़े तो एंट्री क्या होती है? बिल्स पेएबल तो देना ही देना है, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा खर्चा नोटिंग चार्जेस भी देना है। तो इसी को और करके एंट्री लिखता हूं, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट। यस, तो ये आप लोगों के लिए किसकी एंट्री हुई? डिसऑनर की। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, बैंक के पास अगर बिल है तो कहना इसे सेम एंट्री होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। उसके बाद सेम एंट्री आप लोगों की किसकी? एंडोर्सी के पास है, तो एंट्री कैसे होगी डिसऑनर की? एंडोर्सी के पास है तो सेम एंट्री, यस। और उसके बाद सर लास्ट वाला आपका सेम एंट्री हो जाएगा बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भी। मतलब हमारे लिए मेनली एंट्री क्या है? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ये हमारे लिए मेन एंट्री है। ठीक है, ये किसके लिए? नोटिंग चार्जेस आप लोगों का पहले ही समझिए, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय ड्रॉवी, इट इज बर्न बाय होल्डर ऑफ द बिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप लोगों को पेड तो कोई भी करिए, ध्यान से समझिए, पेड हमेशा वो आपका एंड मोमेंट में ड्रॉवी ही करेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास बिल है तो कैंसिल करना आप चाहते हो, आप जाएंगे नोटरी पब्लिक के लिए, तो शुरुआत में किसे देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद भले ही वो ड्रॉवर हो, बैंक हो, एंडोर्सी हो, वो वसूलेगा सामने वाले से ही, और सामने वाला फिर से ड्रॉवी से वसूलेगा। समझ रहे हो बात को? ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद सर कॉन्सेप्ट आता है, ये हो गया ऑनर का भी बात हो गया, डिसऑनर का भी बात हो गया, ड्रॉवी के बुक्स में भी, ड्रॉवर के बुक्स में भी। अभी कॉन्सेप्ट आता है लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो सर अगर मुझे बिल को रिटायर करना है, रिटायरमेंट मतलब क्या? कोई व्यक्ति ड्यू डेट से पहले आप लोगों को पैसे देना चाहता है। मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल था 3 महीने का, 2 महीने बाद आप मेरे पास आए और बोले कि सर हमें आज आपको पेमेंट कर देना है, क्या हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा? तो हम बोले ठीक है, आप मुझे 10,000 देना चाहते थे, एक काम करिए आप मुझे 9,900 दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सामने वाला बोले ओके। तो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज पेइंग द सम बिफोर हिज मैच्योरिटी डेट। The amount is paid before maturity date, it is called retirement of the bill. तो जब कभी भी बिल रिटायर होगा तो वहां पे कॉन्सेप्ट आएगा रिबेट का, रिबेट ऑन बिल। रिबेट मतलब थोड़े क्या है? डिस्काउंट। ये डिस्काउंट है सर हमारे लिए। तो एंट्री कैसे बनेगी सर इसकी? जब सामने वाला आप लोगों को पे करेगा ना, तो वो एंट्री पास करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे को पूरे पैसे नहीं आएंगे सर, रिबेट अकाउंट डेबिट, ये लॉस है मेरे लिए, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये बिल के अगेंस्ट मेरे को पैसे आ रहे हैं, बात हो गई खत्म सर। बताइए, यस। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे कवर हो रहा है। तो दिस इज प्योर 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 थेरोटिकल वर्क। ये अभी हमने सारा थेरोटिकल पार्ट कवर कर लिया है। आर वी क्लियर एवरीवन? पक्का सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यूज की तरफ। ध्यान से, अभी यहां पे आपके सामने कुछ एमसीक्यूज हैं। अभी ये एमसीक्यूज आप लोगों को देखना है। पहले सिर्फ प्रैक्टिकल सिनारियो वाले एमसीक्यूज देखेंगे, फिर थेरोटिकल वाले एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। तो सर सबसे पहले प्रैक्टिकल एमसीक्यू कहां दिख रहा है? ये देख 102, एक्स सोल्ड गुड्स। ध्यान से देखिए, आप लोगों को सवाल का जवाब देना है। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 3 लाख। 3 लाख का सेल हुआ है सर, हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, मतलब 1.5 लाख कैश में मिला, बचा 1.5 लाख, एंड द बैलेंस थ्रू बिल्स रिसीवेबल। व्हाट अमाउंट ऑफ जेड शुड ड्यू अ बिल ऑन वाई? कितनी सिंपल चीज है, 3 लाख की चीज है, उसमें 1.5 लाख अगर कैश में आया तो 1.5 लाख का बिल्स रिसीवेबल होगा। तो उनका बोलना है ड्रॉवर ड्रॉवी के ऊपर कितने का बिल ड्रॉ करेगा? कितने का करेगा? 1.5 लाख। वेरी सिंपल। तो 1.5 लाख इज माय सिंपल आंसर। बरोबर? यस। ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट देखते हैं, इसको भी प्रैक्टिकल में ही कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए on 1/8/23 X draws a bill on Y for 30 days. The word is after sight. The date of acceptance is 8/8/23. तो मेरे लिए काम का 1/8/23 और 8/8/23।
8/8/23 आफ्टर साइट होता है तो जब एक्सेप्ट होता है वहां से आगे 30 दिन, तो गिनो वहां से आगे 30 दिन। 8 तारीख से आगे, 8/8, 8वां महीना मतलब कौन सा महीना? अगस्त। अगस्त में कितने दिन होते हैं? 30 या 31? 31 होता है। यस। तो 8 से लेके 31, इसमें से 8 माइनस करो, कितने हुए? 22। और उसमें 8 दिन और जोड़ो। ये 22 होने के बाद वो कहां तक आ गए? 31 तक आ गए, बरोबर। 31 अगस्त के बाद 8 दिन और जोड़ो। 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर, बरोबर। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आपके 3 दिन ग्रेस डेज ऐड करने के बाद केनाई से 10 तारीख आ रही है हमारी। देखो फिर से एक बार, जिनको नहीं समझा, 8/8 से लेके 30 दिन जोड़ना है आगे। तो 30 + 8 38 तो होता है, लेकिन 38 डेट रहती क्या? नहीं। तो 8 तारीख से आगे गिनिए। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10 दिन हो गए। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 10 दिन हो गए। 20, 27 तारीख तक 20 दिन हो गए। 28, 29, 30, 31, 24 दिन हो गए वहां पे, बरोबर। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तारीख हो रही है, 7 तारीख हो रही है, सॉरी 7 तारीख हो रही है, बरोबर। हाँ, और 7 तारीख में 3 दिन का ग्रेस जोड़ेंगे, 10 तारीख हो जाएगी, बरोबर। तो 8/8 से 30 दिन अगर मैं जोड़ूंगा तो जनरली मेरे लिए तारीख आ रही है 7/9/23, और इसमें +3 डेज का ग्रेस अपन जोड़ेंगे तो मेरे लिए तारीख आ रही है 10 सितंबर 23। चेक करो भाई एवरीवन, ऑनलाइन वाले भी बोलो, बरोबर है क्या? यस। उसके बाद सर ये अगला वाला, ये देख के, मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर क्यू, कितने का? 6 लाख। अभी यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये 50% होगा मे बी यहाँ, ठीक है। तो कितने का बिल ड्रॉ होगा? आधा ही है, 3 लाख, क्योंकि मैं आंसर देख रहा था। यस, वहां पे वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, 50% कर लेना है वहां पे, ठीक है। ये तो टाइम पास क्वेश्चन है सर, रिपीट रिपीट है नेचर के। ये देखो, X draws a trade bill of 25,000 for 6 months on Y, ठीक है, 25,000 का बिल है। आफ्टर होल्डिंग द बिल फॉर 1.5 month, X डिस्काउंट द बिल विद बैंक फॉर 10%। सर 25,000 के ऊपर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? 10%। 1.5 महीना बिल इनके पास था, 6 महीने में से 1.5 महीना बीत गया, बचे 4.5 महीना, तो इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12 करो। 25,000 का 10% होता है 2500, इंटू 4.5 डिवाइडेड बाई 12, 937.5। एवरीवन यस, क्लियर हुआ? यस। उसके बाद सर ये यहाँ पे शायद कोई मिस्टेक है, अमाउंट ऑफ न्यू बिल डायरेक्ट ऐसा कैसा निकलेंगे? हाँ, ये छोड़ दो, ये वाला करो। Y draws a trade bill of 12,000 for 6 months. After holding the bill 2.5 months, Y discount it with bank 10%. The amount of discount similar nature का है, 12,000 into 10% into कितना? 3.5 डिवाइडेड बाय 12, 350। यस। तो ये सिंपल सिंपल कुछ क्वेश्चंस थे हमारे सामने, ठीक है। अभी इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
When the notary public notes the bill, it is called noting. बिल को नोट करके उसके ऊपर कैंसिल करके उसके ऊपर चार्जेस लगाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, नोटिंग चार्जेस। उसके बाद यहां देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहां आया था, हाँ ये वाला 106। चलिए दिमाग लगाना है। हाँ, कुंतल ड्रॉज अ बिल ऑन श्याम। कुंतल ने श्याम के ऊपर बिल ड्रॉ किया। कुंतल एंडोर्स इट टू राम। राम को एंडोर्स किया। राम एंडोर्स इट टू रहीम। रहीम को एंडोर्स किया। द पेई ऑफ द विल बेबी। पेई मतलब कौन, हु रिसीव्स द अमाउंट ऑफ मनी। सर बिल अगर रहीम के पास है तो पैसे भी किसे मिलेंगे, रहीम को, तो आंसर विल बी रहीम। ठीक है। डेट ऑन विच द पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड इज कॉल्ड ड्यू डेट, एकदम सिंपल। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डिसऑनर ऑफ एंडोर्स बिल which one of the account should be credited, endorse bill dishonor। endorse bill dishonor है तो ड्रॉवी डेबिट, ड्रॉवी हो गया डेबिट, क्रेडिट कौन होगा, एंडोर्सी होगा क्या, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखो। हाँ ड्रॉवी पूछ रहे हैं, ड्रॉवी। सर क्रेडिट तो ड्रॉवर ही होगा ना, कोई भी एंट्री देखिए, आपने एंट्री क्या पास की, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, तो क्रेडिट कौन होगा, ड्रॉवर होगा। यस। तो ऐसे कुछ आप लोगों के सामने सिंपल सिंपल कुछ एमसीक्यूज है। ये छोड़ के भी सर हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यू है, जैसे आपके बुक्स में होंगे, देखिए अपना मॉड्यूल है क्या अपने पास, यस। तो एक बार मॉड्यूल का भी पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पेज नंबर देखिए मॉड्यूल का क्या है, यस 222 पेज नंबर। चलो आ जाओ। मॉड्यूल का भी कुछ पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सर, बिकॉज मॉड्यूल के भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं। चलिए पहले प्रैक्टिकल वाले मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये शुरुआत में जो दिया है 1 से 15 कंसाइनमेंट के क्वेश्चन है, और 16 से 30 जो है वो जॉइंट वेंचर के हैं, और 31 से आगे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आइए पहला, द पर्सन अदर देन द ओरिजिनल क्रेडिटर टू होम द अमाउंट इन द बिल इज मेड पेएबल इज नोन एज। चलिए लगाइए दिमाग, सबसे पहले ये आपने किया हुआ है, द पर्सन अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर। अदर देन ओरिजिनल क्रेडिटर का मतलब क्या है, जिस व्यक्ति को पैसे मिलने चाहिए थे वो छोड़ के, टू whom the amount in the bill is made payable is known as। पे ही होता है क्या, चेक करो। यस पेई इज राइट आंसर, मेरे ख्याल से पेई इज राइट आंसर। पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज रिसीव्ड बाय, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट किसे मिलता है, बाय होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ ड्यू डेट। अभी यहां पे क्या होता है, कभी ड्रॉवर के पास बिल होता है, कभी बैंक के पास होता है, कभी एंडोर्सी के पास होता है। द होल्डर ऑफ द बिल रिसीव्स द मनी, यस। रिटायरमेंट ऑफ द बिल मीन्स मेकिंग पेमेंट बिफोर ड्यू डेट, बहुत बढ़िया। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बिल द एक्सेप्टर्स डेबिट्स, रिटायरमेंट के टाइम एक्सेप्टर मतलब कौन, एक्सेप्टर मतलब कौन, अरे एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी, एक्सेप्टर मतलब ड्रॉवी ना, तो बिल्स पेएबल डेबिट होगा ना, एंट्री में क्या होता है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, यस। द पार्टी
हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज, ये बताओ। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट इज नोन एज, एवरीवन। लगाओ दिमाग। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे, द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे, समझ के जवाब दीजिएगा। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट, जिसको ऑर्डर दिया जाता है पे करने का अमाउंट, वो कौन होता है? ड्रॉवी। द पार्टी हु इज ऑर्डर टू पे ना, जिसको ऑर्डर दिया जाता है कि भाई तेरे को पे करना पड़ेगा, वो कौन होता है? ड्रॉवी। तो पे टू मी और माई ऑर्डर ना, तो मैंने जो उसको ऑर्डर दिया, सामने वाले को बोलते हो कि नहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि मेरे ऑर्डर को आपको पे करना है, तो सामने वाला ही बोलेगा ना, तो ड्रॉवी होगा। यस। हाँ, इन विच ऑफ दीज वेज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी डिस्पोज ऑफ, कौन सा ऐसा वे है जिससे बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्पोज ऑफ नहीं होता? एंडोर्समेंट से, रिटेन से, डिस्काउंटिंग से, या डिस्ट्रॉयड से? डिस्पोज ऑफ मतलब खत्म होना, मतलब आप लोगों ने, मैंने आपके ऊपर बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया और बिल मैंने जला दिया, क्या वो डिस्पोज ऑफ हो गया? नहीं। समझ रहे हो? सर डिस्काउंटिंग से हो सकता है, रिटेन से हो सकता है, या फिर एंडोर्समेंट से हो सकता है। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक इज अ पार्ट ऑफ स्पेशल जर्नल, गाइस स्पेशल जर्नल, जनरल जर्नल नहीं, स्पेशल जर्नल, ऑलवेज कॉल्ड सब्सिडरी बुक्स। याद आ रहा है? ये मॉड्यूल का क्वेश्चन अब भी सॉल्व किया था हमने, 1.5 लाख आंसर था। अ पर्सन हु एंडोर्स द बिल इज कॉल्ड, एंडोर्सर का एंडोर्सी, एंडोर्सर। एट द टाइम ऑफ डिसऑनर of an endorsed bill, which one of these account would be credited by the drawee? Credited by the drawee, अब भी दिया था। ड्रॉवी कौन सा अकाउंट क्रेडिट करता है? ड्रॉवर का अकाउंट। एंट्री बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, सॉरी ड्रॉवर, सो सॉरी। यस सर, डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ द बिल इज टू बी मेड इज ड्यू डेट। ये कुंतल वाला अब भी किया था, रहीम आंसर है उसका। यस। उसके बाद ये 30 डेज आफ्टर साइट भी अब भी किया था, 10 तारीख। इफ द बिल इज ड्रॉन ऑन 3rd July 23 फॉर 40 डेज, पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन। सर 15 अगस्त आती है, देखो सारी चीजें जोड़ने के बाद, तो ड्यू डेट क्या आएगी? 14 अगस्त, याद करो। और एक ये बच गया 43। इफ द ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ द बिल? फॉलोइंग का प्रीसीडिंग, एक बार देखो, फॉलोइंग का प्रीसीडिंग ठीक से देखो। नेशनल हॉलीडे है तो प्रीसीडिंग है, पब्लिक है तो प्रीसीडिंग ही है, पक्का। इमरजेंसी रहा तो, अब भी मैंने बताया था, इमरजेंसी रहा तो एक दिन आगे का इमरजेंसी के लिए, नहीं तो पब्लिक रहो, नेशनल हॉलीडे रहो, एक दिन पीछे। आर वी क्लियर? तो दीज आर द एमसीक्यूज जो हम लोगों ने कवर कर दिए। कॉन्सेप्ट हमारी क्लियर हो चुकी है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिए, सारे आप लोगों को शांति से लिखने हैं। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें शेयर करूंगा। ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट यहां समाप्त होता है। प्लीज मेक श्योर कि एक बार इंस्टीट्यूट ने दिए गए जो एमसीक्यूज है उसको एक बार गो थ्रू करिए। वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपका पूरा पार्ट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है। आर वी क्लियर यहां तक एवरीवन? यस, पक्का। तो कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन ज्यादातर इंस्टीट्यूट इसके ऊपर नहीं पूछती, इसमें सिर्फ वही ज्यादातर है, भाई इसका ड्यू डेट बताओ, इसका ये बताओ, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, ये कौन पे करता है, इसका
उसके बाद बिल का अमाउंट बताओ, इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, ये बताओ वो बताओ, बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे एंड ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ आराम से सॉल्व हो सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व करिए, बाकी पढ़ते रहो, जो चीजें आप लोगों को लगती है मुझे भी बताइए, और फिर इसको अपन फिर से एक बार उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहाँ एवरीवन वी विल स्टॉप। थैंक यू वेरी मच एंड टाटा एंड बाय बाय।